be the major product. Small amount of but-1-ene will also be formed, but major product will be but-2-ene. So this is called Sedgwick rule. Just write definition or the explanation for this. Heading कर देना Sedgwick rule. According to this rule, elimination of hydrogen from alkyl halides take place in such a manner to result into more substituted alkenes. In other words, if there is a possibility to form two different alkenes, then always elimination of hydrogen from more substituted carbon. ब्रैकेट में लिख लो कार्बन विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. More substituted carbon means carbon with less number of hydrogen takes place. This reaction is known as dehydrohalogenation. Removal of HX molecule takes place in this way, or this is also known as elimination. बीटा एलिमिनेशन इसका जो कैटेगरी है, ये पोजीशन जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, दैट कार्बन इज टर्म्ड एज अल्फा कार्बन. तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा है, और एडजेसेंट कार्बन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट पोजीशन इज नोन एज बीटा. तो दिस रिएक्शन इज आल्सो टर्म्ड एज बीटा एलिमिनेशन. दोनों ही टर्म्स यूज कर सकते हो, बट आपकी बुक में जो टर्म यूज हुई है दैट इज dehydrohalogenation. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. So this is clear now. Which type of alkene will be formed? अगर इस तरह का alkyl halide है कि आपके पास दोनों तरफ हाइड्रोजन है रिमूव करवाने के लिए, then major product will be more substituted. More substituted का मतलब जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, नॉन टर्मिनल alkenes will be formed. Next one is third method. अच्छा major product शो करना है. हाँ जी, no need to show minor. कर भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फिर बच्चे मेजर माइनर ना लिखें, दोनों प्रोडक्ट्स लिख दिए, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव मार्क्स. हम किस चीज के मार्क्स है ना. अगर दोनों प्रोडक्ट लिखते हो देन ऑलवेज मेंशन व्हिच वन इज मेजर एंड व्हिच वन इज माइनर. अदरवाइज मेंशन ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज फ्रॉम डायहाइड्राइड. अभी हमने एल्काइल हैलाइड जिसमें एक ही हेलोजन ग्रुप था उससे प्रिपेयर किया एल्कीन्स को. डायहैलाइड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कीन्स. डायहैलाइड्स का मतलब दो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होंगे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में. फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपाउंड
एक जनरल एग्जांपल लिखा है मैंने जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के पास मतलब एक हेलोजन ग्रुप है. तो दिस टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स इन विच हेलोजन इज अटैच्ड विद टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दीज आर कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स. बुक में हेडिंग ही विसिनल डाइहैलाइड से ही यूज मतलब मेथड का नेम है. विसिनल का मतलब होता है विसिनाइल. विसिनाइल मींस पास पास, एक ही कार्बन पे नहीं होंगे. कुछ भी टाइम है तुम लोग क्या लें. तो विसिनल डाइहैलाइड्स ये होते हैं. और एक और टाइप की डाइहैलाइड है जिसमें आपको सेम कार्बन पे दो हेलोजन्स अटैच होते हैं. दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, दोनों ही डाइहैलाइड्स. दीज आर कॉल्ड बिकॉज एक ही जगह पे है तो जेमिनाई पोजीशन कहते हैं इसको. एंड दे आर शॉर्टर फॉर्म होती है जेम डाइहैलाइड्स. तो अगर कभी ऐसे टर्म्स पढ़ने को मिलती है कॉमन नेम से, अदरवाइज अब तो नंबरिंग से ही नेम आता है. तो नंबरिंग जब दोगे तो सेम कार्बन पे तो 1 ही आएगी दोनों की पोजीशन. इसमें 1 2 पोजीशन आती है हेलोजन्स की. तो 1 1 डाइहेलोएल्केन्स अगर हैं तो दे आर कॉमनली नेम्ड एज जेम डाइहैलाइड. जेमिनाई पोजीशन होती है जब सेम एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन्स अटैच है. एंड व्हेन दे आर अटैच्ड to adjacent carbon atom, then that position in common naming system is named as vicinal dihalides. ठीक है. तो vicinal dihalides को हीट करते हैं जिंक के साथ. जिंक डस्ट, जिंक की डस्ट फॉर्म में लेकर के. जिंक डस्ट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स काइनेटिकली, उसकी सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है तो इट बिकम्स मोर रिएक्टिव. When vicinal dihalides are heated with zinc dust in the presence of methanol or ethanol, then this dehalogenation will take place. अभी हमने पहले क्या था dehydrohalogenation, HX का रिमूवल. यहाँ X2 will be removed out. So this is known as dehalogenation, resulting in the formation of alkene. जिंक जो है यहाँ पे इसको एक तरह से रिड्यूस करने का काम कर रहा है. जिंक डस्ट विल टेक अवे दिस हेलोजन एटम और ये खुद जिंक हैलाइड्स मिल जाएंगे आपको रिएक्शन में यहाँ पे. एंड दिस part will form alkene. तो vicinal dihaloide as well as geminal dihaloide दोनों ही इस फॉर्मेट में रिएक्ट कर सकते हैं जिंक के साथ. बट आपकी बुक में एक रिएक्शन जो एग्जांपल दिया है वो इसी का दिया है. इवन these kind of halides can also react with zinc dust to form. उसमें जो X2 होगा वो सेम कार्बन से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से आप एल्कीन्स बना सकते हो बाय यूजिंग डाइहैलाइड्स. क्लियर है. एक एग्जांपल सफिशिएंट है. मैं यहाँ आर इसलिए लिख रही हूँ कि आपको जो भी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए रिएक्शन लिखना है यू कैन ऐड. अगर आपने इथीन बनाना है तो आप इसको इथेन 1 2 डाइहेलो इथेन यू कैन यूज. अदरवाइज जितना भी जिस नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्कीन चाहिए उतने नंबर कार्बन आप यूज कर सकते हो. बट इन जनरल अगर आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही पूछे जा रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन तब आप इन जनरल रिएक्शंस दे सकते हो. ठीक है. बट एज सच डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं पूछे जाते कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे इस एल्कीन को इस पर्टिकुलर कंपाउंड से. रादर दीज रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर कन्वर्जन बेसिकली, जब आपको कन्वर्ट करना है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल. तो थर्ड लास्ट है मेथड. यस. यहाँ पर मैम नेमिंग लिखना जरूरी होता है एग्जाम में. आप कौन सी नेमिंग? जैसे प्रोडक्ट में क्या होना उसका नेम. नेम तो अगर लिख दोगे, अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया, कई बार पूछते हैं कि मेंशन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, देन तो यू नीड टू स्पेसिफाई. अदरवाइज आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने फॉर्मूला दे दिया, नेम नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक एक मार्क का तो होता है एक रिएक्शन, तो उस चीज के लिए हम मार्क्स काटते हैं. बट इफ इट इज स्पेसिफाइड टू मेंशन द नेम देन इट इज कंपल्सरी. फ्रॉम एल्कोहल्स. एल्कोहल से एल्कीन्स कैसे बनते हैं आपने 10th में भी पढ़ा है. इफ एनीवन कैन टेल हाउ एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके हम उसको डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं. डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. तो ये भी एक तरह का बीटा एलिमिनेशन के थ्रू ही होता है. सेट्सअप रूल भी अप्लाई होता है. अगर इस तरह का एल्कोहल है कि टर्मिनल पोजीशन पे OH नहीं है, कहीं सेंटर में OH लगा हुआ है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, तो वहां पे भी आपको सेट्सअप रूल फॉलो करना है. बट एक जनरल एग्जांपल अगर हम करते हैं यहाँ पे, दिस इज सिंपल एल्कोहल. R ग्रुप में भी आप इथेनॉल लेके भी रिएक्शन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. concentrated sulfuric acid heating
Actually, heating temperatures vary करते हैं according to the compounds which are selected. इसकी मैकेनिज्म पूरी 12th में सिलेबस में अल्कोहल वाले चैप्टर में रेफरेंस बुक्स में अभी भी गिवन है, बट नो नीड टू डू फॉर दिस क्लास. ओके, कि कैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो रूल है यहाँ पे, इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस, और वो हाइड्रोजन आयन फिर किस तरह से इसमें से OH को रिमूव करते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू अ कार्बोकेटायन बनता है. तो वो मैकेनिज्म पूरा बुक्स में गिवन है, एनसीईआरटी में नहीं है, इन रेफरेंस बुक्स, बट नो नीड टू गो फॉर दैट. देयर इन +2 में अल्कोहल का चैप्टर है, उसी में आपको अल्कोहल की रिएक्शंस जो उसकी प्रॉपर्टीज में आप ये करोगे, इसको पूरे मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन किया हो. तो दिस इज हाउ अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं इनको. मोनोहाइड्रिक का मतलब जस्ट वन ग्रुप ऑफ OH इज प्रेजेंट. तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन बी dehydrated in the presence of concentrated sulfuric acid to form alkenes. A role of concentrated sulfuric acid is here dehydrating agent. Actually इसकी absence में reaction नहीं होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है that starts or initiate the reaction. ठीक है, so it catalyzes or you can say main dehydrating agent का रोल है यहाँ पे concentrated sulfuric acid. So with this preparation methods are over. Only 4 methods are there. कौन कौन से मेथड्स किए हमने? यू रिमेंबर दैट फर्स्ट एल्काइन को पार्शियल रिडक्शन के थ्रू एल्कीन्स में कन्वर्ट करना. एल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स बनाया हमने बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. फिर डाई हैलाइड से हमने डीहेलोजिनेशन से एल्कीन्स बना सकते हैं. और फोर्थ वन इज अल्कोहल्स कैन बी डीहाइड्रेटेड. तो जितने भी टर्म्स हैं आपको उन टर्म्स का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए. यहाँ वाटर का रिमूवल है, दिस इज नोन एज डीहाइड्रेशन. यहाँ पर X2 रिमूव हुआ इस मॉलिक्यूल से, दिस इज नोन एज डीहेलोजिनेशन. ये टर्म्स बुक में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट, अगर हम फिजिकल स्टेट कंसिडर करते हैं तो सेम जैसे हमने एल्केन्स का लिखा है, फर्स्ट 3 मेंबर्स मतलब अप टू 4 कार्बन एटम्स. एल्केन्स में फर्स्ट 4 जो एल्केन्स हैं दे आर गैसियस. तो यहाँ पे भी ब्यूटीन तक जो है वो गैसियस स्टेट में है. उसके बाद अप टू 14 कार्बन एटम्स दे आर इन लिक्विड स्टेट, और उसके बाद वाले जो सारे सॉलिड्स हैं. तो दिस इज सेम फॉर, मतलब हायर जैसे होते जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, द फिजिकल स्टेट विल बी सॉलिड. ठीक है, और कोई खास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं है, स्लाइट स्मेल कुछ हायर एल्कीन्स की है, बट अदरवाइज फिजिकल स्टेट और इनकी स्मेल वगैरह पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं. थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज के लिए किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं नेचर. सेकंड इज सॉल्युबिलिटी. एनी गेस? एल्केन्स के लिए हमने जो डिस्कस किया था, सिमिलर टू दैट, as these hydrocarbons are non-polar in nature, so they are insoluble in any polar solvent. किसी भी polar solvent में dissolve नहीं होते like water, but they are fairly soluble in organic solvents like benzene or ether. You can write here in under solubility just one line: being non-polar, being non-polar. They are fairly soluble in non-polar solvents like benzene, ether, etc. But insoluble in water. Next is boiling point. Same as that of alkane. Boiling point increases with increase in molecular mass कह सकते हो, और increase in number of carbon atoms या increase in chain length. जैसे जैसे chain increase होगी length में, same boiling point will also increase. And branching, you remember, in case of alkane we discussed. एक स्ट्रेट चेन एल्कीन और एक ब्रांच एल्कीन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है.
किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? स्ट्रेट वाला, बिकॉज स्ट्रेट चेन में सरफेस एरिया जो मॉलिक्यूल का वो काफी बढ़ जाता है और सरफेस एरिया हायर होगा, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी हायर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट हियर बॉइलिंग पॉइंट में पहले फर्स्ट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ, सेकंड स्ट्रेट चेन एल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, straight chain alkenes have higher boiling point than branched one. Due to larger surface area. एंड आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम देखें सिस ट्रांस में जो डिफरेंस है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो वो तो आपने कंसीडर करना ही है। अगर आप एक ही पर्टिकुलर एल्कीन के सिस और ट्रांस आइसोमर्स को करते हुए डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? सिस का, बिकॉज डायपोल मोमेंट इज हायर, और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अदरवाइज नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर, और यू कैन से कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, उसी के बेस पे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो ये बस 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर से बेटा बस कोई रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी डिटेल में नहीं पूछी जाएंगे आपसे। मतलब आपको बेसिकली ये इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है एग्जाम्स के लिए कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्रैमिंग हर एक चीज की होनी जरूरी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हो, एंड रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिएक्शंस भी एज सच क्रैम कर लिया कि इस मेथड से ये बना रहे हैं, उस तरह से काम नहीं आएंगे। आपको लर्न जरूर करनी है, बट हाउ टू अप्लाई व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज की प्रैक्टिस करो। जब भी खत्म हो जाएगा चैप्टर, देन कन्वर्जन्स आर गिवन इन योर बुक। अभी तो बहुत कम है कन्वर्जन, बस +2 में बहुत ज्यादा है। जब बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे तो आपको थोड़ा ऑर्गेनिक में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्पेसिफिकली कन्वर्जन्स में, जब पता ही नहीं लगता करना क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी आप एक पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखें, ये एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दिस डबल बॉन्ड इज एक्चुअली formed by 1 sigma and 1 pi bond. तो जो pi bond है उसका क्लाउड इस तरह से प्रेजेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड उसी के ऊपर बनता है, इसके अबव एंड बिलो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एंड दिस पाई बॉन्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, तो इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हायर इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड्स आर इजी टू ब्रेक। और जिन मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड रहते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली ब्रेक होके रिएक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं। तो एल्कीन्स, एल्काइंस, दे आर कंसिडर्ड टू बी रिच सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी रिच सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, आपके पास अपने अटैकिंग स्पीशीज के टाइप्स पढ़े, दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अटैकिंग स्पीशीज। एक होती है न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये रिच सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के, तो कौन सी अटैकिंग स्पीशीज इन पे पहले अटैक करेगी? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बेसिकली जो रिएक्शंस ये शो करते हैं एल्कीन्स, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, इजीली पाई बॉन्ड ब्रेक होके सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आपने 10th में कैटेगरी पढ़ी है एडिशन रिएक्शंस ना। तो सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, उनके अंदर एल्केन्स शो करते हैं। एडिशन रिएक्शंस आर मेनली शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एडिशन के अंदर भी टाइप्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो बेसिकली जो एल्कीन्स हैं they show characteristic electrophilic addition reactions. You can write down the name here. जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस आती हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Alkenes show characteristic electrophilic addition reactions in which कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा दैट विल अटैक
इन फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत स्लो स्टेप होता है, ठीक है, और इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करके कार्बोकेटायन बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इफेक्ट्स जब करवाए थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के हैं, प्लस ई माइनस ई। जो एल्कीन्स हैं उनके अंदर प्लस ई इफेक्ट शो होता है, मींस जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जब टूट रहा है इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि एडिशन है, पाई इलेक्ट्रॉन तो टूटेगा ही, वो टूटने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन पूरा ग्रुप है, मतलब एक पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड बना रहा है, ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आ रहा, वो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ये बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है, और ये कार्बन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से, इट इज नाउ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिजल्टिंग स्पीशीज बनती है आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप, दिस इज नोन एज कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर जो, अब क्योंकि हम एडिशन करवा रहे हैं तो पूरे एक मॉलिक्यूल का करवा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव पार्ट तो यहाँ अटैच हो गया, अब जो नेगेटिव पार्ट है जिसको हम एक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, दैट विल अटैक इन दिस सेकेंड स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, और ये स्लो स्टेप है। एक्चुअली काइनेटिक्स जो होती है रिएक्शंस की, काइनेटिक्स का मतलब एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएक्शंस की कैटेगरी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो स्टेप्स हो रहे हैं उसमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या है। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उस रिएक्शन की जो टाइप है वो डिसाइड करता है। स्लो स्टेप को इजीली स्टडी किया जा सकता है, उसकी काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड उस पे करती है कि रिएक्शन फास्टर होगा या कैसे होगा, किस तरह से उसको कैटेलाइज करना है, एवरीथिंग विल बी स्टडीड अंडर दैट ब्रांच। तो उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो स्टेप डिसाइड करता है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। उस स्टेप में जो अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है इस पर। दैट इज व्हाई एडिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू दिस एल्कीन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक। अटैक तो न्यूक्लियोफिलिक भी कर रहा है बट वो सेकेंड स्टेप पे कर रहा है जब एक कार्बोकेटायन बन चुका है, बट बेसिकली जो रिएक्शन की काइनेटिक्स है वो इस स्टेप से होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। ये नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ किस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इन दिस वे saturated compounds are formed by two step addition of a molecule. अब सपोज करो आपके पास, आपने एक HCl मॉलिक्यूल को ऐड करवाना है एल्कीन पे, तो HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, या वाटर ही ऐड करवाना है, वाटर में H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन विल अटैक, ठीक है, और सेकंड स्टेप में फिर क्लोराइड या ब्रोमाइड या वाटर का OH आयन जो भी है दैट विल अटैक। तो इस दिस वे एडिशन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस pi bond। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस करनी है आपने? फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। ये कर चुके हो आप पहले भी, जिससे हमने एल्केन्स बनाए हैं, ठीक है। सेम वही रिएक्शन है, एल्कीन्स पे H2 ऐड करोगे, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में एल्केन्स विल बी द प्रोडक्ट। ओके, क्लियर, क्वाइट सिंपल रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन कहते हैं रिएक्शन को अगर एडिशन हम शो कर रहे हैं। सेकेंड इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एक एक हेलोजन दोनों तरफ आ जाएगा, विसिनल डायहैलाइड्स विल बी फॉर्म्ड। तो विसिनल डायहैलाइड्स आर फॉर्म्ड, और इसी में से एक रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन इन CCl4 एक्चुअली, उसमें ब्रोमीन का कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर जो होता है दैट गेट डिसअपीयर्ड व्हेन एल्कीन्स आर पास्ड थ्रू दैट ब्रोमीन। और ये रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है टू अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, दो सब्सटेंस दे दिया, दो लिक्विड्स दे दिए, एक उसमें से सैचुरेटेड
एल्केन है और दूसरा एल्कीन है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट? तो आप उसमें ब्रोमीन से रिएक्शन उसकी करवा सकते हो, और ब्रोमीन से रिएक्शन करने पे सिर्फ एल्कीन्स जो है वो डिकलराइज होंगे, मतलब वो डिकलराइज करेंगे ब्रोमीन का कलर, बट एल्केन्स नहीं करेंगे। तो दैट रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन और टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। लिख लो यहाँ पे रिएक्शन, पहले एडिशन ऑफ X2 के लिए एग्जांपल लिखो। ब्रोमीन टेस्ट कहते हैं उसको अनसैचुरेशन के लिए। Written this equation. Next, write reaction of alkenes. Reaction of alkenes with bromine in CCl4. Reaction of alkenes with bromine in CCl4 is used as a test to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons, in which bromine gets decolorized. ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ब्राउनिश कलर का सॉल्यूशन होता है, रेडिश ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा ही दिखता है, दिखने में ब्राउन सा दिखता नहीं, बॉटल के अंदर पड़ा हुआ तो बहुत ही ज्यादा डार्क। अदरवाइज अगर ब्रोमीन की वेपर्स हम देखें उसको हीट करके तो वो डार्क ब्राउन, जैसी NO2 गैस की आपने 10th में लेड नाइट्रेट की हीटिंग करके जो गैस इवॉल्व होती है ब्राउन, डार्क ब्राउन गैस, कुछ वैसी सी है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है, वो रेडिश ब्राउन होती है ब्रोमीन की और NO2 की डार्क ब्राउन होगी, बट होती वैसी है। तो लिक्विड जो है नॉर्मली ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जो लिक्विड है एकदम डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। दैट कलर जो है गेट डीकलराइज्ड बाय रिएक्शन विद एल्कीन्स। जी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर वाले को मार्क कर देना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से काफी लाइक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कन्वर्जन्स में भी बहुत यूज होती है। एडिशन ऑफ HX, HX क्या होते हैं? हेलो एसिड्स, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इनका जो कॉमन टर्म हम यूज कर रहे हैं HX यूज कर रहे हैं, बुक में HBr के साथ रिएक्शन गिवन है। अभी तक जो हमने दोनों रिएक्शंस देखे उसमें एक H2 था, एक Br2 था, दोनों एटम सेम थे। तो आप डबल बॉन्ड के किसी भी तरफ कोई भी मतलब एटम ऐड करवा सकते हो, बट इफ टू डिफरेंट एटम्स आर देयर, तब आपको किस तरह से लाइक कहाँ पर H लगाना है और कहाँ पर Br लगाना है, उसके लिए एक रूल यहाँ पर आता है व्हिच इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड ऐसी जगह पे जिसके दोनों तरफ कार्बन अलग अलग फॉर्म है, मतलब अगर हम सिर्फ इथीन की बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब आप कहीं पे भी H लिख दो, कहीं पे भी Br लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बनेगा दोनों मॉलिक्यूल। मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं तो किसी भी फॉर्मेट में आप प्रोडक्ट बना दो, आंसर विल बी सेम। बट इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल मींस डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, यहाँ पर एक और कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, उस तरफ कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन है, तो these kind of alkenes are termed as unsymmetrical alkene। तो ये unsymmetrical alkenes पर HBr का जो एडिशन होगा इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, उसमें जो Br है मतलब जो नेगेटिव पार्ट है मॉलिक्यूल का, that will be added to that carbon which has lesser number of hydrogen। सेम सेट रूल का ऑपोजिट आप कर सकते हो कि यहाँ पर Br इस जगह पे ऐड नहीं करवाना, यहाँ ऐड करवाना, मीन्स negative part of the molecule will be added to that carbon atom which has lesser number of hydrogen, means more substituted carbon। ठीक
ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, H का एडिशन यहाँ पे, Br का एडिशन यहाँ। In this way you can write it. This is Markovnikov addition. और इसकी मैकेनिज्म भी है आपको कि किस तरह से होता है कि पहला रूल लिख लो उसके बाद फिर मैकेनिज्म करवाते हैं। Write down first the rule. पहले एग्जांपल तो लिखो। Addition of Hx. Write first example, then write heading for this rule. According to this rule, addition of negatively charged species on unsymmetrical alkenes will occur on more substituted carbon of having double bond, more substituted carbon having double bond. More substituted अगर आप चाहते हो ब्रैकेट में लिख सकते हो कार्बन विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगेन वो सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग वहां पर आपने हाइड्रोजन रिमूव करवाना था वहां से, यहाँ पे आपने नेगेटिव पार्ट जो होगा मॉलिक्यूल का वो आपको इजीली पता लग जाएगा। वाटर के एडिशन में या HBr HCl किसी के भी एडिशन में आपको नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन पे लगाना है जिस कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। और हाइड्रोजन आपने दूसरे वाले कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन के नंबर ऑलरेडी ज्यादा है उसी के पास हाइड्रोजन चला जाएगा वापस। क्लियर? हाइड्रोजन से याद रखो हाइड्रोजन को उस कार्बन पे लगाना है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, और दूसरा जो भी पार्ट है चाहे वो OH आयन है, चाहे ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, व्हाटएवर नेगेटिव पार्ट दैट विल बी एडेड टू दिस। ठीक है, मैकेनिज्म विल डिस्कस टुमारो।